हेलो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर 3, क्योंकि हम कवर कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट में 1908 के चैप्टर 2 तक की पूरी कहानी कवर कर ली है। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। लेकिन आज जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से आपका प्री बहुत अच्छे से बनेगा और आप आसानी से इसका प्री निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो तो आपको उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि इस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन वैल्यू कैसी है, कंपलसरी है इसका रजिस्ट्रेशन कराना कि नहीं है। क्या आप करा भी सकते हो, नहीं भी करा सकते हो, ये आपको नॉलेज होना चाहिए और ये आपके प्री के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो बैरेक्ट में है, बैरेक्ट में पूरी लिस्ट बनी हुई है। क्या लिस्ट बनी है? पूरे 10 पॉइंट दिए गए हैं। कैसे दिए? ए वाला पॉइंट दिया है कि स्थावर संपत्ति के दान के लिखित में इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में है। ठीक है। बी पॉइंट जो है ट्रांसफर प्रॉपर्टी 53A जो की बात करता है अपना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, पार्ट परफॉर्मेंस है ना, डिवेंचर के बारे में 100 रुपये वाला मामला है। उसके बाद स्थावर संपत्ति का कोई प्रॉपर्टी है जो कि गवर्नमेंट वाली है, ग्रांट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी राजस्व ऑफिसर के विभाजन की लिखित है, लैंड इम्प्रूवमेंट एक्ट है, कृषक उधार, मतलब जो आते हैं आपके जो पूरे पॉइंट है ना, ये वाली चीज़ें। चलो इसको पूरे शॉर्ट में अपन समझते हैं चुटकियों में। चलिए क्या है, देखिए मैंने आपके सामने ये बना दिया है, पहले से थोड़ा बहुत बनाया फिर आपको लिख के बताऊँ। क्या होता है? डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। कौन से डॉक्यूमेंट है जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है? पहला है गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो गिफ्ट होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जैसे कि दादाजी अपने पोते के नाम क्या कर देते हैं, गिफ्ट डीड बनवा के उसके नाम पे कर देते हैं, सीधा दान दे देते हैं, है ना। इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है गिफ्ट वाली, वो क्या है? इमूवेबल। जैसे आप टीपीए में पढ़ोगे गिफ्ट वाली, जब पढ़ तो आपको वहाँ पे भी दिख जाएगी कि कौन कौन सी गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी में गिफ्ट आती है। ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट के बारे में। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट क्या होता है? टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट एज अ विल, है ना, जो विल होती है, वसीयत होती है, वो क्या है? टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है। नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट क्या होता है? नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो इसमें बताए गए, जो किसी पेमेंट की रिकवरी के बारे में बात करते हैं और डीड से रिलेटेड होते हैं। कोई भी पेमेंट है उसकी रिकवरी करनी, ठीक है, तो और वो किससे रिलेटेड है? डीड से। डीड कैसे? मतलब जो राइट बताता है, कैसे कि सेल डीड, मॉर्गेज डीड, इसके बारे में बात करता है। किसी को भैया बेचना है तो एक विलेख पत्र बनाइए, विक्रय विलेख पत्र जिसको बोला जाता है ना, तो वो क्या है? नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट ही तो है ना। तो ये वाली बात, तो अब नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है लेकिन आप बेच कहाँ रहे हो? बेच रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। तो ये कौन सी बड़ी बात है? आपको रजिस्ट्रेशन ही कराना पड़ेगा। अब नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट क्या है? एक राइट, जो राइट क्या करने, डिक्लेयर करने, करने के, असाइन करने के, एक्सटिंग्विश्ड करने के, कहाँ? फ्यूचर में और प्रेजेंट में। क्या क्या करने के? डिक्लेयर करने के, असाइन करने के, एक्सटिंग्विश करने के, कहाँ? फ्यूचर में और प्रेजेंट में। ठीक है। तो अब उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अगर ये कंडीशन नहीं मिलती है तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। फिर आप रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हो और नहीं भी करा सकते हो, है ना। लेकिन जब इन 3 चीज़ों के साथ ये फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए आपको करना है और पेमेंट ऑफ रिकवरी के बारे में किसी डीड से बात की गई है, रिलेट है डीड से, तो उस मामले में आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। और ये जो 3 चीज़ें होती हैं, डिक्लेयर, असाइनमेंट, असाइन और एक्सटिंग्विशमेंट, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड होना चाहिए? इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए, तभी उस कंडीशन में उसका रजिस्ट्रेशन क्या है? अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया, विल होती है। इसके बाद आइए, नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट मतलब क्या? 100 रुपये की हद तक के डॉक्यूमेंट, मतलब जिनकी वैल्यू कहाँ 100 रुपये की हद तक या उससे अधिक हो जाएगी, तो उनका क्या टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होते हैं वो। ठीक है। तो ये वाली बात है कि भैया 100 रुपये की हद तक के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होते हैं और उनकी पेमेंट की रिकवरी के बारे में बात डीड से रिलेटेड मैटर पर की जाती है। और राइट कौन कौन से होते हैं? सेल डीड होती है, मॉर्गेज डीड होती है। इन राइट पे डिक्लेयर करना, असाइन करना और एक्सटिंग्विश करना, ये वाली बात है। अब जो इसका चौथा पॉइंट है जो आप मैंने निकाला आपकी बैरिक में से, चौथा क्या है? 1 साल से ज्यादा की अगर डीड है तो रजिस्ट्रेशन कराना क्या होगा? कंपलसरी होगा। आपके प्री के क्वेश्चन है पूरे ये। 1 साल से ज्यादा की अगर डीड है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना क्या है? कंपलसरी है। कोर्ट की अगर कोई डिक्री है, कोई ऑर्डर है या कोई ट्रांसफर के लिए कोई ऑर्डर आया है, ठीक है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना क्या हो सकता है? कंपलसरी होता है ना। तो नॉन टेस्टामेंट्री आपको समझ में आ गया कि नहीं आया?
कि नॉन टेस्टामेंट्री क्या होता है, किसी भी कोर्ट की डिग्री असाइन एनी डिग्री एनी ऑर्डर एनी ट्रांसफर, है ना, जो भी कोर्ट करते हैं ऑर्डर देते हैं डिग्री निकालते हैं तो इनका रजिस्ट्रेशन कराना क्या होता है, आवश्यक होता है। और 1 साल से अधिक के लिए अगर आप कराते हो तो इनका रजिस्ट्रेशन कराना, डीड का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है। राइट कौन से, सेल डीड, मॉर्गेज डीड और अदर ट्रांसफर डीड, इसके बारे में जो बातें होती हैं, डिक्लेरेशन, असाइन और एक्सटिंग्विशमेंट के बारे में, तब रजिस्ट्रेशन कराना क्या होता है, कंपलसरी होता है। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं 17 के 2 के बारे में। 17 का 2 जो है वो सेक्शन 18 जैसा है, मतलब उसमें ऑप्शनल बताया है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऑप्शनल है। 17 का 2 आप खुद पढ़िए एक बार तो आपको पता चल जाएगा। और ये चैप्टर जो 3 है ये हमें पढ़ना है 17 से लेके 22 तक की कहानी, है ना, तो इसी क्लास में आप पूरा कर लेंगे इसको। जैसे कि 17 के 2 के बारे में बात करते हैं। 17 के 2 के बारे में कि 17 का 2 वह डॉक्यूमेंट बताए जिसके बारे में रजिस्ट्रेशन क्या नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है ना। तो मतलब क्या है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो इस डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा है वो, क्या डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा है कि भैया ये जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन है ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। कंपलसरी नहीं है, ये क्या है, ऑप्शनल है। पहला, कौन कौन सी चीजें ऑप्शनल में जाती हैं, शेयर, क्या, शेयर कंपनी का खुद का, क्या होता है, शेयर कंपनी का खुद का होता है, ठीक है। दूसरा है क्या, डिवेंचर, पहला शेयर, दूसरा है डिवेंचर। और कंपनी ने जो उधार लिए हैं, उधार के जो फंड होते हैं, ठीक है, ये कंपनी के खुद के फंड हैं और ये कंपनी द्वारा लिए गए उधारी फंड है। समझ में आ रही बात, है ना। तो ऑप्शनल क्या क्या हो सकता है 17 के 2 में, एक तो शेयर होता है, एक तो आपका डिवेंचर होता है, ठीक है। और तीसरा है ट्रांसफर टू एनी डिवेंचर। अब इस डिवेंचर का भी ट्रांसफर अगर हो रहा है, ट्रांसफर टू एनी डिवेंचर, एनी डिवेंचर, ट्रांसफर टू एनी डिवेंचर, तब भी इस कंडीशन में क्या है, ऑप्शनल है, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और नहीं भी करा सकते हो। जो चौथा पॉइंट बनेगा वो चौथा पॉइंट क्या बनेगा, एनी सर्टिफिकेट टू सील ग्रांटेड बाय एक्शन ऑफिसर। मतलब अगर लैंड रेवेन्यू एक्ट है, जैसे कि क्या है, पहले हेडिंग लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि एनी सर्टिफिकेट, एनी सर्टिफिकेट टू सील ग्रांट बाय एक्शन ऑफिसर। समझिए कैसा, जैसे कि जो लैंड रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू एक्ट है, जैसे कि जब बिना डिफॉल्टर की प्रॉपर्टी के एक्शन के द्वारा गवर्नमेंट ऑब्टेन कर ले, मतलब जैसे कि प्रॉपर्टी एक्ट है, कोई प्रॉपर्टी डिफॉल्ट कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, जब बिना डिफॉल्टर की प्रॉपर्टी एक्शन के द्वारा, कौन एक्शन करेगा, गवर्नमेंट, ठीक है, तो गवर्नमेंट वह ऑब्टेन कर लेती है डिफॉल्टर पे, किस पे, डिफॉल्ट होने पे। तो लैंड रेवेन्यू एक्ट में क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी डिफॉल्टर, बिना किसी डिफॉल्टर के, लैंड रेवेन्यू एक्ट में जब किसी प्रॉपर्टी को बिना किसी डिफॉल्टर के किसी ऑफिसर द्वारा, जो कि कौन सा ऑफिसर है आपका, एक्शन ऑफिसर द्वारा क्या कर दी जाती है, गवर्नमेंट उसको ऑब्टेन कर लेती है, तब नो रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन कराना क्या नहीं है, फिर कंपलसरी नहीं है। इसके बारे में ये भी क्या करता है, बात करता है। मतलब क्यों नहीं है इसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी, क्योंकि जो उस पर सील लिखी है ना, सील, ये वर्ड है ना, सर्टिफिकेट टू सील ग्रांट, जो आपको सर्टिफिकेट किया गया सील पे, ये पहले से ही क्या है, रजिस्टर्ड है, ये पहले से ही क्या है, आपकी
रजिस्टर्ड है, मतलब रेंट रेवेन्यू एक्ट में जब किसी बिना डिफॉल्टर के प्रॉपर्टी एक्शन के द्वारा गवर्नमेंट द्वारा ऑब्टेन की जाती है तो रजिस्ट्रेशन सील ही क्या कहलाती है, आपकी रजिस्टर्ड कहलाती है। अब समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो मतलब रजिस्ट्रेशन सील ही क्या है, आपकी जो सर्टिफिकेट पे सील है वो ही आपका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट बन जाएगा। फिर अगर बिना किसी डिफॉल्टर के अगर कोई प्रॉपर्टी पे एक्शन कर देते हैं और गवर्नमेंट उसको ऑब्टेन कर लेती है, तब वह जो सील लगाई है उसने वो रजिस्टर्ड है आपस में, तब जाके आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है पांचवा पॉइंट जो है काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट आपको पता ही है, एग्रीमेंट का एक मकान मालिक के पास होता है, एक आपके पास होता है, तो ये काउंटर पार्ट कहलाता है। ठीक है, एक पार्ट के दो भाग, एक आपके पास एक मेरे पास, वो काउंटर पार्ट है। नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट ऑफ लेस देन 100 रुपीज। ₹100 से कम के जो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता। क्लियर हुई बात। ये है 17 का 2, तो 17 के फर्स्ट की लिस्ट बना लेना, गिफ्ट वाली, है ना, गिफ्ट नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट वाली, और ये बना लेना ऑप्शनल, और यही हमें सेक्शन 18 में भी पढ़ना है ना, मतलब सेक्शन 80 पढ़ लो या ये पढ़ लो, दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, 17 का 2 और सेक्शन 18 इक्वल टू बराबर ही है, इसी में हो जाएगा आपका पूरा। क्या क्या है, शेयर है, डिवेंचर है, ट्रांसफर ऑफ एनी डिवेंचर है, काउंटर पार्ट है, नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट लेस देन 100 रुपीज़। इन सब केसेस में क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है। क्या है ये, ऑप्शनल है, कंपलसरी तो नहीं है। क्लियर, ठीक 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 ठीक। आगे चलिए 17 के 3 के बारे में हम बात करते हैं। 17 का 3 आप देखिए बैरक पे, इसके 17 के 3 में क्या बोला गया है ना। 17 के 3 क्या बोला है, ऑथराइज टू एडॉप्शन एंड एडॉप्शन डीड के बारे में बात होती है। मतलब डीड के बारे में, एडॉप्शन ऑफ डीड के बारे में क्या होती है, बात होती है कि एडॉप्शन डीड के बारे में क्या बात होती है। जब आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, यही बोला है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और आपका प्री भी आएगा, एडॉप्शन डीड में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, यस है। नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट जो डिक्लेरेशन असाइन एक्सटिंग्विश जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए किया जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए किया जाता है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, हाँ है। 1 साल के अधिक की डीड में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, हाँ है। 100 रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, हाँ है। तो यही सब तो आपको बताना है और यही पूछा जाएगा आपके प्री में, और आपको यही निकालना पड़ेगा। क्लियर हो रहा बात, है ना। चलिए अब सेक्शन 19, क्योंकि सेक्शन 18 हो चुका है तो उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं। आइए रीड करते हैं, क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट इन लैंग्वेज नॉट अंडरस्टैंड बाय रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। भैया आपके जो डॉक्यूमेंट पे जो लैंग्वेज लिखी है, डॉक्यूमेंट की जो लैंग्वेज है, नॉट अंडरस्टैंड, समझ से बाहर है, किसके, रजिस्टर्ड ऑफिसर के। तब भैया अब उसकी समझ में नहीं आ रही, और जिस डॉक्यूमेंट को आपको रजिस्ट्रेशन कराना है आप उसके सामने लेके आ गए, अब उसको समझ में नहीं आ रही कि इसमें लिखा क्या है, कौन सी डीड है, गिफ्ट डीड है, सेल डीड है तो किसके नाम पे है, कैसी है, कितने रुपए की प्रॉपर्टी है, कहाँ स्थित है, कितने टाइम पे, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, लैंग्वेज ही ऐसी है। ठीक है, तब उस कंडीशन में क्या है, अगर उसको लैंग्वेज समझ नहीं आती, पहली चीज कि अगर उसको लैंग्वेज समझ नहीं आती है तो रजिस्ट्रेशन करने से क्या कर सकता है, वो इनकार कर सकता है, मना कर सकता है कि मैं रजिस्ट्रेशन ऐसे डॉक्यूमेंट का नहीं करूंगा। क्लियर हुआ। दूसरी चीज इसमें जो लिखी है, एक ऑप्शन देता है या और ट्रांसफर के लिए बोल सकता है, या ट्रांसलेटर के लिए बोल सकता है।
कि भैया इसका ट्रांसलेट करके लाइए, क्या पता कौन सी लैंग्वेज है, फारसी है, कौन सी है, उर्दू है, ठीक है, बोल सकता है कि ट्रांसलेटर के लिए बोल सकता है। और जो इसमें तीसरा जो पॉइंट बन सकता है कि अगर ट्रांसलेट हो गई, क्या हो गई आपकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या हो गई, ट्रांसलेट हो गई। अब लैंग्वेज ट्रांसलेट होता ही तो उसकी कॉपी, और जो आपने स्टार्टिंग में जो डॉक्यूमेंट वो ओरिजिनल, मतलब कॉपी ऑफ ट्रांसलेटर प्लस ओरिजिनल, जो उसको समझ सके, कौन समझ सके, अंडरटेकिंग ले सके, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, तब रजिस्टर्ड ऑफिसर उसको क्या कर सकता है, इसको देखते हुए रजिस्टर्ड कर सकता है, अन्यथा नहीं करेगा। भैया समझ से बाहर है तो नहीं करेगा। तो 19 समझ में आया। 19 लैंग्वेज के बारे में बात करता है कि लैंग्वेज नॉट अंडरस्टैंडिंग टू रजिस्टर्ड ऑफिसर। अब तो क्या करेंगे, लैंग्वेज को अगर समझ में नहीं आती है उस डॉक्यूमेंट की तो वो रिजेक्ट कर सकता है, इनकार कर सकता है रजिस्ट्रेशन करने से। दूसरा ऑप्शन वो ये भी दे सकता है आपको कि भैया एक काम करिए, ये जो लैंग्वेज आपकी लिखी है इसको ट्रांसलेट करके ले आइए। अब जब ट्रांसलेट करके वो कॉपी आती है तो उसकी कॉपी, एक कॉपी उसकी और जो ओरिजिनल में उसने जो पेश करी थी, दोनों को चिपका के वो उसके रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने पेश करता है। और उस कंडीशन में यदि उसको समझ में आ जाती है वो लैंग्वेज, दोनों को कंपैरिजन करके कि हाँ 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 यही वाली चीज़ है, यही बात लिखी है, ये डीड के बारे में बात है, तो उस कंडीशन में वो क्या कर देगा, आपको रजिस्टर्ड कर देगा डॉक्यूमेंट। क्लियर हुआ 19। अब सेक्शन 20 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 20 क्या बोलता है, सेक्शन 20 बोलता है डॉक्यूमेंट, तीन चार चीजें बहुत अच्छे से लिखी हैं, कंटेनिंग इंटरिएशन, ब्लैंक, इरियर्स और अल्टरेशन। लिखा है कि नहीं लिखा है, हिंदी में जरा देखिएगा आप लोग कि कौन कौन से वो वर्ड लिखे हैं। हिंदी में लिखा दस्तावेज जिसमें अंतरालेखन, जिसको बोला जाता है कंटेनिंग, अंडरलाइन करते जाइए, ट्रांसलेशन का भी पेपर होता है, ठीक है। खाली मतलब ब्लैंक, ठीक है। और स्थान मतलब अंतरलेखन मतलब होता है दो लाइनों के बीच का स्थान। और उद्घर्षण और परिवर्तन, अल्टरेशन और इरेशियर्स मतलब उद्घर्षण होता है ना। मतलब अच्छे अच्छों का दिमाग हिल जाए, ऐसी खतरनाक हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, ठीक है। पहली, चलिए सेक्शन 20 पे बात होती है। क्या बात होती है सेक्शन 20 पे, कि जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट है वो कैसा है आपका, कंटेनिंग। फिर ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं बनाते अपन, पहले सिंपल सिंपल लेते हैं। पहला ब्लैंक, ब्लैंक मतलब क्या होता है, स्पेस है, कैसी, ऐसी, इधर भी कुछ लिखा है और इधर भी कुछ लिखा है, ये ब्लैंक, ठीक है। दूसरा अपन लेते हैं इंटरलिनिएशंस, मतलब ये क्या होता है इंटरलिनिएशंस, ये होता है दो लाइन के बीच का एक स्थान लिखने का, ठीक है। तीसरा अगर इसको लेते हैं, तीसरा क्या है आपका, इरेशियर्स, जिसको बोला जाता है इसमें उद्घर्षण। और इरेशियर्स मतलब होता है जो आपका उद्घर्षण, और उद्घर्षण भी लिख लो जिससे आपका क्या मीनिंग सही रहे आपका, है ना। उद्घर्षण, और उद्घर्षण का मीनिंग होता है कटिंग, ठीक है, क्या होता है, कटिंग होती है। और लास्ट बच्चा अल्टरेशन, अल्टरेशन तो आपको पता ही है, चेंज। क्लियर हुआ। चलिए ये थे वर्ड, है ना। तो डॉक्यूमेंट की ब्लैंक, इंटरलिनियस, इश्योर्स और अल्टरेशन के बारे में क्या करता है सेक्शन 20 बात करता है। यदि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है, तब ऐसी कंडीशन में कि भैया वो ब्लैंक है, वो उसकी दो लाइनों के बीच का शब्द पता नहीं है, उसकी कटिंग आधा शब्द कटा हुआ है, या उसमें कोई चेंजेस होने हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन से रिफ्यूज कर सकता है। लिखा है रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर किसी भी दस्तावेज को जिसमें कोई अंतर्लेखन खाली विस्तार है उस दशा के सिवाय इंकार कर सकेगा। लिखा है। और आपका प्री का क्वेश्चन भी यही बनेगा, ठीक है। इस कंडीशन में वो क्या कर रहा है, रजिस्ट्रेशन करने से रिफ्यूज
इसका लेकिन जो सबसेक्शन 2 है या इसका जो बात करता है अगला पॉइंट, ये बोलता है यदि पार्टी से पूछा जाए और इंडोर्स किया जाए, मतलब इस खाली स्थान को भर दिया, पार्टी से पूछ के यदि इस खाली स्थान को क्या कर दिया, भर दिया, और जिसने एग्जीक्यूट कराया उसके साइन भी हो गए हैं, लिखा है उस पर क्लियर, आप देखना, ठीक है, पूछा, भर दिया और उसने साइन भी कर दिए हैं, ठीक है। पार्टी को बुलाया, देखो क्या होता है, डॉक्यूमेंट जब खाली जाता है, कुछ भी चीज़ एरर होती है तो पार्टी को रजिस्टर्ड ऑफिस बुलाया जाता है, उस टीम पे बताया जाएगा तो वो भर देगा और उस पर नीचे साइन करा दिए जाएंगे। और अगर इन सब चीज़ के बाद कि पार्टीज को बुलाया और पार्टीज ने क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया कि हाँ ठीक है सर, जैसे कटा हुआ शब्द है, जैसे कि ये ऐसा लिखा है और ऐसा कटा हुआ है, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लिखा क्या है, ठीक है, तो अगर उसने बोला कि सर ये तो ये लिखा है, ठीक है, तो ये कंफर्म कर दिया, उस कंफर्म करने के बाद, कंफर्म के बाद रजिस्टर्ड ऑफिसर आपके लेता है साइन कि भैया आपने ये कंफर्म किया है, ऐसा ना हो कल के दिन मुझसे बोल दो कि मैंने अपने मन से कुछ दूसरे का नाम लिख दिया है ना, तो ये वाली चीज है, कंफर्म कर दिया। देन मेंशन द रजिस्टर्ड अबाउट सच चेंजेस, और जो उसके पास रजिस्टर रहता है रजिस्टर्ड ऑफिसर के पास, और ये सच चेंजेस हैं, जितने भी जो चेंज होते हैं, जो इसको ब्लैंक को भरने में जो भी चेंज होते हैं वो रिकॉर्ड करता है, क्या करता है, वो रिकॉर्ड करता है, और पार्टी में कंफर्म तभी करे, अगर पार्टीज ने कंफर्म कर दिया है तभी उसको क्या किया जाएगा, रजिस्टर्ड किया जाएगा, अर्थात नहीं किया जाएगा। क्लियर हुआ। सेक्शन 20, सेक्शन 20 बात करता है डॉक्यूमेंट जो कि खाली है, अंतर्लेखन है, स्थान उद्घर्षण है या परिवर्तन वाला है, ठीक है, तो उस कंडीशन में तो रिफ्यूज ही कर देगा कि भैया हम ऐसे डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। लेकिन यदि पार्टी को बुलाया और पार्टी ने इंडोर्स किया, उसको बताया, और जब बताया कंफर्म हो गया, कंफर्म कर दिया कि हाँ सर यही लिखा है, तो उस पर नीचे क्या कराएंगे, साइन कराएंगे, और जो रजिस्टर्ड ऑफिसर है उसमें भी ये मेंशन करना पड़ेगा आपको, रजिस्टर्ड जो वो रहता है आपका रजिस्टर रहता है, एक रजिस्टर्ड का रजिस्टर रहता है, उसको रिकॉर्ड करेगा, और पार्टी जब कंफर्म कर देगी तभी उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। चलिए सेक्शन 21 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 21 बात करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, मैप्स एंड प्लान्स के बारे में। तीन चीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, मैप्स और प्लान्स, संपत्ति का वर्णन, मानचित्रण, मानचित्र या रेखांक, संपत्ति का वर्णन, मानचित्र या रेखांक के बारे में बात करने वाला आपका सेक्शन 21 आपके प्री में पूछा गया है। सेक्शन 21 डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा आपका है मैप्स, तीसरा आपका है प्लान्स, ठीक है, प्लान, ये वाला प्लान होगा प्लान्स, ठीक है। चलिए प्लान्स संपत्ति का वर्णन, मानचित्र और रेखांकन के बारे में बात करता है। क्या बात करता है कि जो स्थावर संपत्ति से संबंधित कोई भी निर्वसीय दस्तावेज, जब तक कि ऐसी संपत्ति की पहचान के लिए पर्याप्त ऐसी संपत्ति वर्णन अंतर्विष्ट ना हो, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत नहीं है। सीधी सीधी बात, अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रजिस्टर के बारे में बात करना है, आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, आपको क्या देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन, वर्णन देना पड़ेगा, आपको पहचान बतानी पड़ेगी कि ये तो भैया यहाँ पे भोरगुआ साइड स्टेट है हमारा, है ना, तो यह आपको पहचान बतानी पड़ेगी कि एरो लगा है, काली बिल्डिंग है, उसके बाजू में हमारा एक प्लाट है और फलाना ठिकाना, ये वाली चीज़ है, तो मतलब मैप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सीधी सीधी बात, किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मैप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जो इशू किया उसके हिसाब से, मतलब मैप और प्लान्स किसके अकॉर्डिंग होंगे, ये होंगे आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो इशू किए हैं ना, जो मैप और जो प्लान, उसके हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए और उसमें दिखा रहना चाहिए, तभी जाके वो क्या करेगी, रजिस्ट्रेशन होगी, अन्यथा नहीं होगी, ये वाली बात। और दूसरा बोलता है कि नंबर ऑफ मैप्स, नंबर ऑफ मैप्स के बारे में बोलता है कि अगर नंबर ऑफ मैप्स हैं, कि जैसे कि एक प्रॉपर्टी है, इसका पार्ट एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब इस वाले मैप में भी आता है, 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 तो वो पूरे नंबर ऑफ मैप्स को भी क्या करना है, मेंशन करना है कि हमारी प्रॉपर्टी सर यहाँ यहाँ पे आती है,
है ना। तो ये वाली बात भी आपको क्या करनी है, मेंशन करनी है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन तो आपको पता ही है कि प्रॉपर्टी कैन बी आइडेंटिफाई, और स्थावर संपत्ति के लिए ही सेक्शन 21 सिर्फ लागू होता है, अन्यथा नहीं होता है। और ये आपका प्री एक बार आ गया हरियाणा में, ठीक है, प्री में, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जैसे इसमें बोला है हाउसेस टू टाउन शेल बी डिस्क्राइब्ड, कोई भी नगर के ग्रह में वर्णन और सामने वाले मार्ग सड़क उत्तर दिशा में स्थित होने के रूप में वर्तमान पूर्व अधिभोग मार्ग सड़क पे ग्रहों की संख्याओं के पड़े हुए संख्यांक देकर किया जाएगा। अन्य भूमि और वर्णन नाम उनके नाम से यदि कोई खंड स्थित है, तो मैंने सीधा सीधा बोला है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो मैप दिया है उसके हिसाब से। और ये भी लिख लो, कोई भी निर्वसीय दस्तावेज जिसमें संपत्ति का उसमें समाविष्ट है मानचित्र रजिस्ट्रीकरण के लिए तब तक अपरिष्कृत नहीं किया जाएगा, तब तक उसके मास्तिक है ना, सबकी सीधी बात, जिलों की जितने की जिलों की संख्या है उस हिसाब से सब मेंशन। सिर्फ 21 याद रखना कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। किसकी बात करता है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। ये वाली आपका प्री में पूछा गया है एक बार, ठीक है। 22 लास्ट क्या बात करता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउस एंड लैंड। ये जो ऊपर पढ़ा है, ये जो 2 पॉइंट पढ़े हैं ना आपने, 2 और 3, क्या बोला है, हाउस एंड टाउन शेल बी डिस्क्राइब्ड सिचुएटेड और हाउस अदर हाउस एंड लेस शेल अदर बाय देयर नेम। तो यही वाले बोला, सरकारी मानचित्र सर्वेक्षण ग्रहों और भूमि का वर्णन, जहाँ की राज्य सरकार की राय है साध्य है कि ग्रह नगरों में ग्रह नहीं है, उन ग्रहों का और भूमियों का वर्णन सरकारी मानचित्र या प्रतिदेशन द्वारा किया जाना चाहिए। उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार धारा 21 के प्रयोजनों में से वर्णित किया जाना चाहिए, है ना। मतलब रिलेवेंट टू दैट एरिया, इंफॉर्मेशन होना चाहिए रिलेवेंट टू दैट एरिया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर 3 था। अब हम चैप्टर वाइज चैप्टर आपके सामने आएंगे कि चैप्टर वाइज चैप्टर खत्म करते हैं, अच्छा है ना। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से थोड़ा लंबा भी हो जाए तो आप लोग सब्र बनाए रखना, है ना। और रजिस्ट्रेशन एक्ट अच्छे से कर लेना, रजिस्ट्रेशन एक्ट अच्छा सिंपल एक्ट है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आपके प्री के लिए। और छत्तीसगढ़ को बिल्कुल हल्के में मत लेना, तैयारी बिल्कुल लगातार चलती रहना चाहिए। रजिस्ट्रेशन में पढ़ा ही रहा हूँ, इसके अलावा भी आप पढ़ते रहो जो आपको पढ़ना है। कोई भी क्वेरी आती है तो हम मिल बांट के करेंगे, क्योंकि हमारा जो टैग है आओ मिलकर ख़त्म करें छत्तीसगढ़ क्रैश कोर्स, इसी पे हम डिपेंड हैं और इसी पे आपका सहयोग हम आपके साथ बनाए रखेंगे। इसी के साथ जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।